Hello there, this is first question of this paper that is given from electrostatic chapter. इसमें दिया हुआ है कि ये सर्कुलर कंडक्टर है जिसमें ये AC डायमीटर BD डायमीटर के परपेंडिकुलर है। तो हमसे बोल रखा है कि ये जो AB आर्क है इसके वजह से जो पॉइंट O पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। तो आपको बताना है कि ये आर्क ए बी सी की वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ई। तो इसके लिए हमें पता चल, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐसा होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, ई है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ई दे रखा है और हमसे पूछा है टोटल के वजह से। अगर टोटल के वजह से पूछा हुआ है तो ये वाला तो रहेगा ही, प्लस ये वाले पोर्शन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी पॉइंट पे ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा जो इधर होगा, ठीक है। तो ये दोनों लोग सिमेट्रिक हैं अपने सेंटर के अबाउट में, इसलिए ये दोनों लोग आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये भी कितना होगा, ई होगा। अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है तो दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो बेसिकली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो वेक्टर में सिखाया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का भी मैग्नीट्यूड ई है और प्लस में दूसरे का भी मैग्नीट्यूड ई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और इसे ऐड करेंगे तो 2e स्क्वायर आएगा, रूट में से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 2 इंटू ई आएगा। और ये नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द आर्क ए बी सी टोटल की वजह से है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन 4 में दिखेगा, वही हमारा करेक्ट आंसर है। Question number 2 belongs to current electricity chapter that is based on equivalent resistance. यहाँ पे हमें 4 सर्किट दे रखा है और चारों सर्किट में R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें R1, R2, R3 5 ओम के हैं और R4 जो है वो 10 ओम का है। तो बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू 6 ओम आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक एक ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म जो शॉर्टकट हमें बताया जाता है वो पता रहना चाहिए। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी लोचा नहीं होता, सीधे सीधे जितने रेजिस्टेंस देखे सबको ऐड करते जाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद रहना चाहिए कि जब भी कोई दो पैरेलल रेजिस्टेंस आपस में हो तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो R1 इंटू R2 और अपन में R1 प्लस R2 ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमें बताता है क्या, कि जब दो लोग पैरेलल में इक्वल में हो तो उसका इक्विवेलेंट उसका हाफ हो जाता है, और दो रेजिस्टेंस एक का डबल हो, यानी कि एक अगर 5 ओम है तो दूसरा वाला 10 ओम है, तो इसमें से डबल वाले का डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 10/3 ऐसे हम करेंगे। अगर ये बात हमें याद रहता है तो बहुत ही कम टाइम में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे ये दोनों लोग 10 ओम है और ये 10 ओम है और अपन में 10, ये 10 ओम आपस में पैरेलल में है तो कितना है, दोनों लोग इक्वल और पैरेलल में, तो इसका मतलब 5 आएगा। अब 5 और 5 आपस में पैरेलल में और इक्वल है, इसका मतलब 5/2 आएगा। तो इसका हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 आएगा, जो कि 6 नहीं आया, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसका अगर चेक करते हैं तो ध्यान से देखिए, 3 लोग आपस में पैरेलल में है। अगर 3 लोग आपस में पैरेलल में है तो हम इसको ऐसे करेंगे कि R/5/3 लिखेंगे, ठीक है। जितने लोग पैरेलल में होते हैं उनको हम R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में करते हैं, सॉरी जब हम पैरेलल में करते हैं तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R लिखेंगे, 3/R आएगा। बट हमें रेसिप्रोकल करना होता है इसलिए R/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तीनों की वजह से, अब इसके साथ पैरेलल में है तो पैरेलल विद कितना 10 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, ना तो इक्वल है ना तो डबल है, तो हम इस वाले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कितना आएगा 5/3 इंटू 10 और अपन में 5/3 प्लस 10, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर लिखेंगे कितना 50/3 और अपन में इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 30 प्लस 5 35/3 35/3 3 अपन 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
5 10 टाइम में, 5 7 टाइम में, तो इसकी वैल्यू जो है 10/7 आ रहा है, इसका मतलब 6 नहीं आया, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट 6 नहीं आएगा। अब इसको चेक करेंगे, ये 5 + 5 तीनों लोग सीरीज में है, तो 5 + 5 10 और 10 + 10 20, 20 और 5 20 और 5 ना तो इक्वल है ना तो डबल है, तो अब इसको अप्लाई करेंगे, यानी कि 20 × 5 और अपन में 20 + 5। अब इसको अगर लिखें तो कितना, 20 × 5 और अपन में 25, ये 5 से 5 और 5 4, इसका इक्विवेलेंट 4 ओम आएगा। इसका मतलब ये है कि 6 नहीं आया, तो ये भी गलत है, तो ये भी यही होगा, यही करेक्ट आंसर है। तो चेक कर लेते हैं, 5 + 5 10 और 5 + 10 15, तो 10 और इंटू 15 और अपन में 10 + 15, इसको हम लिखेंगे 10 × 15 और अपन में 25। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो 5 3 टाइम में, 5 5 टाइम में, 5 जो है वो 2 टाइम में और 2 × 3 यानी कि 6 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। फोर्थ सर्किट ही हमें 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता रहना चाहिए, ये अनइक्वल के लिए पैरेलल हो और दोनों ना तो डबल हो और ना तो आपस में इक्वल हो, तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो ये काफ़ी टाइम जो है सेव कर देता है। Question number 3 belongs to semiconductor chapter, in which we have given 5 statements regarding n-type semiconductor. इसमें A स्टेटमेंट में लिखा हुआ है होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज़ पता रहना चाहिए क्या, कि अगर P टाइप सेमीकंडक्टर हो तो P टाइप में होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और N टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एन टाइप हम बोलते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, तो इसलिए ए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो ट्रू है। बी को अगर देखें तो द डोपेंट इज अ पेंटावेलेंट एटम, तो दो तरह का सेमीकंडक्टर आपको बताया जाता है, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में प्योर सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक में हम इम्प्योरिटी को डोपेंट करते हैं, डोपिंग करते हैं। तो इन एक्सट्रिंसिक में दो तरह का होता है, अगर हम ट्राई वैलेंट करते हैं तो वो वहाँ पे ट्राई वैलेंट के पास क्या होता है, जो हमारे पास एलिमेंट होता है उनके पास 3 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवेलेंट बनाने के लिए तैयार रहते हैं। पेंटावेलेंट में जो हमारे पास एटम होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये जब जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके जाता है मटेरियल में, और ये जब जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट रखता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक खाली वैकेंट स्पेस होता है। तो इसके वजह से निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, होल ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ द डोपेंट इज अ पेंटावेलेंट एटम, तो ये एन टाइप है, इसमें कौन ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए डोपेंट क्या होना चाहिए, पेंटावेलेंट। 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम पेंटावेलेंट कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 कोवेलेंट केवल बना सकते हैं, इसीलिए ट्राईवेलेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ट्रू है। सी की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बेसिकली नंबर डेंसिटी होता है, तो ये क्या एन ई और एन एच इज नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ये रिलेशन हमें याद करना चाहिए जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, कि ऐसा रिलेशन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए दोनों लोगों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक जो चार्ज होंगे उनका स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन होता है, और ऐसे रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि सी और डी दोनों लोग गलत हैं, सी भी और डी भी गलत है। ई बचा तो द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स, तो बेसिकली क्या है कि जब हम डोनर एटम इसमें इम्प्योरिटी में डोपिंग करते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है।
ये डोनर लेवल इसे हम कहते हैं, और कंडक्शन बैंड में यही जंप करते हैं। जब ये जंप करते हैं तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, जब ये जनरेट होगा जंप करेगा तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, और ये जनरेट जब जंप करेगा तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा। तो होल किसकी वजह से आया? होल बेसिकली जो है वो यहाँ पे जब ये जा रहे हैं तो ये होल नहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक खाली स्पेस मिल रहा है। तो वैलेंस बैंड में जो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे ये जंप करके डोनर लेवल पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे होल जो है क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा डोनर लेवल पे तो यहाँ पे एक होल जनरेट होगा। तो बेसिकली किसकी वजह से होल जनरेट हुआ? डोनर एटम इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। यहाँ पे जो हमारे पास ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वो जंप किए तो इसके वजह से होल जनरेट हुआ। इसलिए ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट ई जो है वो ट्रू है। तो ए, बी और ई जिसमें हमें ट्रू मिले वही करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसा हमें फोर्थ ऑप्शन में मिलना वही करेक्ट है। Question number 4 belongs to current electricity chapter, in which we have given that an identical number of bulb are connected in series combination with main supply। तो हमें ये बताया गया है कि ये एक बल्ब जब इंडिविजुअली किसी मेन सप्लाई से कनेक्ट किया जा रहा है तो वो मेन जो उसका पावर हो रहा है वो यूटिलाइजेशन पावर पी हो रहा है। तो आपको बताना है कि यही n नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब को उसी मेन सप्लाई से अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो कितना बैटरी से पावर को ड्रॉ करेगा। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि मेन सप्लाई का वोल्टेज V होगा तो बेसिकली इसका पावर मैक्सिमम इतना डिलीवर हो रहा है यहाँ से, तो हम लिखेंगे ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई आर। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम पावर से हम डिवाइड कर देंगे तो वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वी स्क्वायर बाई पी यानी कि एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमें इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस आर होगा, ऐसे एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं आर प्लस आर प्लस आर प्लस ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे तो एन नंबर के लिए कितने होंगे एन इंटू आर होगा। ठीक है, तो इतना ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया और मेन सप्लाई वही है इसलिए इसके पास वी होगा। तो इसका जो पावर होगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे। V तो V ही होगा लेकिन R की वैल्यू कितना एन आर लिखेंगे। ये बेसिकली जो है हम R इस कॉम्बिनेशन का तो यहाँ पे लिखेंगे कितना एन इंटू आर लिखेंगे। ठीक है, अब R की वैल्यू कितना है वी स्क्वायर बाई पी, तो पुट करेंगे वी स्क्वायर बाई एन इंटू और आर की वैल्यू कितना वी स्क्वायर बाई पी। अब ये जो है वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो पी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब आएगा कितना पी बाई एन। तो ये हमारा इतना कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब जो है विड्रॉ करेगा इतनी पावर को पी बाई एन को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिलोंग्स टू ग्रेविटेशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जिसके पास मास m है इनिशियली जो है वो रेस्ट में है अर्थ के 3r हाइट के ऊपर जो है, यानी कि ये अगर रेडियस ऑफ अर्थ r है तो सरफेस से 3r हाइट पे पार्टिकल को हम मिनिमम कितना वेलोसिटी दें ऊपर की तरफ ताकि ये पार्टिकल जो है वापस अर्थ पे लौट कर ना आए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का, जो हमें बताया जाता है कि पार्टिकल को मिनिमम वेलोसिटी जब हम किसी प्लेनेट के रेस्पेक्ट में जब देते हैं तो वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है तो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो अर्थ का जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बट वो डेटा हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पार्टिकल जो है अर्थ सरफेस पे नहीं है, वो हमें बताना होगा कि अगर ये इतनी हाइट पे होगा तो कितना मिनिमम वेलोसिटी हम इसको ऊपर की तरफ देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डेरिवेशन हम इसके वेलोसिटी में सीखते हैं वही चीज़ अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एयर नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पार्टिकल का एनर्जी कंजर्व रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट भी इक्वल होना चाहिए बाद के काइनेटिक एनर्जी और प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको बताया जाता है कि U इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस का G m1 इंटू M2 अपन R। दोनों पार्टिकल का मास और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो, अगर हैवी बॉडी है तो दोनों के सेंटर को हम कंसीडर करते हैं इस R को मेजर करने के लिए। तो देखिए अगर हम इसको मिनिमम वेलोसिटी U यही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है जिसको हमें पार करना है। अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तब भी वहां से निकल जाएगा, अगर वेलोसिटी कुछ होगा v होगा तब तो जाएगा ही। ठीक है, तो हमें बस पहुंचाना है क्या, यहाँ से किसी तरह इमेजिनरी बाउंड्री के पार चला जाए। तो उस इमेजिनरी बाउंड्री का हम डिस्टेंस जो है इस पार्टिकल से स्मॉल h को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन में लिखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना, जब हम वेलोसिटी दे रहे हैं u तो लिखेंगे कितना हाफ mu² प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m और अपन में डिस्टेंस कितना, इस पार्टिकल से सेंटर का जो डिस्टेंस है 3r प्लस r यानी कि 4r लिखेंगे इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली। यहाँ पे जब पार्टिकल आ जा रहा है तो कंसीडर करिए कि कुछ वेलोसिटी है उसी को लिखेंगे कितना हाफ इंटू m इंटू v²। और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m और अपन में। अब यहाँ पे अगर पार्टिकल आ गया तो टोटल डिस्टेंस 4r प्लस h लिखेंगे तो 4r प्लस h। अब ध्यान से देखिए इसको LHS में लेके आते हैं तो mu²/2 माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपन 4r जो पहले से LHS में थे इसको जब लाएंगे तो प्लस बन जाएगा तो G कैपिटल M स्मॉल m अपन 4r प्लस h इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v²। अब ध्यान से देखिए हमें बस ये टारगेट था हमारे पास कि ये पार्टिकल को यहाँ तक किसी तरह पहुँचा दे और पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो भी हो गया तब भी वो पार हो जाएगा। तो जीरो से कुछ और ज़्यादा होगा तब तो अच्छी बात है कि तब तो जाएगा ही। ठीक है, तो वही वेलोसिटी यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना होगा जीरो होगा या फिर जीरो से ज़्यादा होगा तब भी पार्टिकल पार चला जाएगा। अब ये जीरो कब हो सकता है, जब ये वैल्यू जो है माइनस में हो जाए जस्ट इसके बराबर। ठीक है, तो बस यही कर सकता है। इसका मतलब ये इम्प्लाई करता है कि इसकी वैल्यू जीरो कभी ना हो, जीरो से ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये अगर निगेटिव हो गया तो कुछ चांस है कि इसको माइनस करके जीरो के पास पहुंचा सके। तो हम ये इम्प्लाई करते हैं क्या कि mv²/2 और माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपन 4r ये मस्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब तो हमारे लिए पॉसिबल है कि ये वैल्यू जीरो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हमें ये कंडीशन मिलता है तो इसको हम RHS में लेके जाएंगे, लिखेंगे कितना mv²/2 मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी ये mu था mu²। ठीक है, तो mu²/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए G कैपिटल M स्मॉल m/4r। इसको अगर सिंप्लीफाई करें m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और स्मॉल m कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो हमें मिलेगा क्या u² मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए Gm/2r Gm/2r। और अब इस स्क्वायर को अगर हम RHS में लेके आते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में Gm/2r। और इतना जो है हम मिनिमम वेलोसिटी इसको देंगे ताकि ये इमेजिनरी बाउंड्री के पार चला जाए, ताकि इसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो यही आपको ऑप्शन 1 में दिखेगा जो कि करेक्ट है।
Question number 6 belongs to atomic physics chapter that is based on Bohr model of atom. यहाँ पे बेसिकली दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको वन बाय वन चेक करके करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। अगर आप स्टेटमेंट वन को पढ़ते हैं, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम, तो दोनों का हमें डायमेंशन जो है कैलकुलेट करके चेक करना है। सबसे पहले आप जो है चेक करिए किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि किसी भी फोटोन का जो एनर्जी लिखते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं। किसी भी एनर्जी का हमें डायमेंशन याद रहना चाहिए, ml² T पे पावर -2 होता है, जो हम वर्क डन से कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू, यही प्लैंक कांस्टेंट है। और हमें ये फ्रीक्वेंसी बताया जाता है कि 1 टाइम पीरियड होता है, तो लिखेंगे कितना, 1 टाइम पीरियड मतलब टी होता है। अब इस टी को इधर लेके आएंगे तो m इंटू एल स्क्वायर और t पे पावर -1, यही डायमेंशन आएगा किसका, प्लैंक कांस्टेंट h का। तो दूसरी तरफ हमें एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेट करना है, L इज इक्वल टू mvr, ये फॉर्मूला मिलता है किसी एक पॉइंट के ऊपर जब हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं किसी पॉइंट के अबाउट में, तो एम वी आर होता है, एल इज इक्वल टू मास का एम होगा, वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1 होता है, और आर का डिस्टेंस यानी कि एल होगा। ये एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1। और दोनों को अगर आप देखते हैं तो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हमें बताते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से कहीं पे भी सर्कुलर पाथ नहीं बना देगा, वो उसी ऑर्बिट पे जो है रिवॉल्व करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के हो, h/2, यानी कि n जो है, l जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n यानी कि h/2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। तो यहाँ तो केवल प्लैंक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, जबकि अपन में 2 भी है, तो मतलब ये है कि सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। इसके हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन को 3 टिक करेंगे, वही करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बिलोंग्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ पे बताना है कि डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो का डायमेंशनल एनालिसिस होगा, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको P और Q की वैल्यू बताना है कितना होगा। तो हमें पता रहना चाहिए कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बेसिकली हम लिखते हैं क्या, P इज इक्वल टू Q इंटू एल, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, और उन दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन होता है वही फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं तो स्मॉल m इंटू एल लिखते हैं, ये हम पोल स्ट्रेंथ इसे हम कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और वही सेम चीज जो चार्ज के तरह होता है और दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है, +m और -m को हम सेम जो है +q और -q की तरह ट्रीट करते हैं। बट यहाँ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप में जब हम करंट आई को फ्लो कराते हैं तो वो कंडक्टिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल के तरह बिहेव करने लगता है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं I इंटू एन इंटू ए। इसको जब हम ऐसे बार बार बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आईना, आईना, आई का मतलब करंट, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न कितना है, और ए का मतलब कि कंडक्टिंग लूप का एरिया कितना है। तो हम जो है रेशियो कैलकुलेट करने के लिए P/m का जो फॉर्मूला है वो इसे ना फॉलो करके हम इसे फॉलो करेंगे, Q इंटू L/I इंटू N इंटू ए। अब सबका हम डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे। Q का क्या होता है, AT होता है, इंटू ये L का क्या, L ही होगा, और अपन में
अपन में ये आई का क्या होता है, करंट ए, और नंबर ऑफ टर्न का कोई डायमेंशन नहीं, एरिया होता है ये, और एरिया का जो होता है वो एल स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो लिखेंगे कितना, एल पे पावर -1, टी पे पावर कितना 1, ये हमारा डायमेंशन आ गया। तो इस फॉर्मेट से जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है, लिखेंगे एम पे पावर 0, एल पे पावर -1, टी पे पावर 1 और ए पे पावर एस। तो कंपेयर जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू -1, तो लिखेंगे कितना 0, -1, और ये आपको ऑप्शन 2 में दिखेगा। Question number 8 is based on capacitor in which we have to calculate the equivalent capacitance value across A and B. इसमें C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू हमें तीनों का दे रखा है, C1, C2 और C3 तीनों की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब C1 के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है फिल कर दिया जाता है, उस स्टेट पे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये दोनों C1 C2 किस में है, सीरीज में है। जब दोनों सीरीज में रहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि 1/C1 + 1/C2 करने से इक्विवेलेंट आता है। लेकिन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है जब वो एयर या वैक्यूम हो उसके बीच में। बट किसी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर देते हैं तो वही कांस्टेंट के जो है एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये कैपेसिटेंस वैल्यू है। इसमें जो है हम इसकी वैल्यू अगर हम 5 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 4 × 5 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 20 माइक्रोफैरेड मिलेगा। अब ऐसा है तो इसका इन दोनों लोगों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, उसे हम सी ए बोल देते हैं। सी ए इज इक्वल टू C1 × C2 अपन C1 + C2 लिखेंगे। C1 की वैल्यू कितना, C1 बेसिकली डाइलेक्ट्रिक के साथ है इसलिए 20 × 5/20 + 5, इसको लिखेंगे कितना 20 × 5/25। अब ये 5 से और 5 इसको 4 से, तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरेड। अब ये 4 माइक्रोफैरेड जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया है वो इससे पैरेलल में है, तो दो लोगों को जब पैरेलली हम देखते हैं तो सीधे सीधे ऐड कर दिया जाता है, यानी कि उसको हम सी इक्विवेलेंट कहेंगे, जिसमें सी ए यानी कि 4 माइक्रोफैरेड यहाँ का, और पहले से हमारे पास था C3 की वैल्यू कितना 5 माइक्रोफैरेड, तो +5 माइक्रोफैरेड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 माइक्रोफैरेड हमारा आंसर आएगा, जो आपको ऑप्शन 4 में मिल जाएगा। Question number 9 belongs to work power energy chapter in which we have given that a block having 25 kg mass is pulled by a force F। एंगल जो है वो फोर्स का हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री दिया हुआ है, और जब इस ब्लॉक को 5 मीटर डिस्प्लेस किया जा रहा है तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा जब ये सरफेस जो है μ = 0.25 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो अगर हमें बताना है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा तो ये फॉर्मूला हमें पता है कि W = Fs cos थीटा होता है। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है और थीटा भी पता है, बट ये फोर्स F जो है इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक कंडीशन दिया है क्या, कि जो ब्लॉक है वो 5 मीटर जब चल रहा है तो वो बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक कंपोनेंट का फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसका इधर कंपोनेंट देखेंगे तो F cos 45 डिग्री है, और इधर का जो कंपोनेंट है वो F sin 45 डिग्री। इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, जब ये राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक लग रहा है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है।
तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब यही है कि इसके ऊपर नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जीरो होगा। इसका मतलब यह है कि एक साइड का फोर्स दूसरे साइड के फोर्स के बराबर होगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एफ कॉस 45 डिग्री और ये एफ दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे क्या, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ कॉस 45 डिग्री। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम लिखते हैं म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ कॉस 45 डिग्री। ये ध्यान आपको रहना चाहिए कि जो नॉर्मल फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स लिखते वक्त म्यू इंटू एन, ये नॉर्मल फोर्स बेसिकली उस ब्लॉक की वजह से जो पुशिंग एक्शन ऑफ फोर्स होता है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो हैबिट रहता है कि इस एन को ही हम नॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन ये एन तब होता है जब ब्लॉक केवल अकेले पड़ा रहे। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए कि ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो ऊपर की तरफ है इस पुशिंग एक्शन को कम करने में लगा हुआ है। तो हमारा नेट नॉर्मल फोर्स बेसिकली एम जी माइनस एफ साइन 45 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल की जगह क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एम जी माइनस और ऊपर का कंपोनेंट जो है एफ साइन 45 डिग्री, ऐसा हम लिखेंगे और इक्वल टू इसकी वैल्यू हम एफ बाई रूट टू लिखेंगे। कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू, सबकी वैल्यू हमें पता है। म्यू की वैल्यू जो है लिखेंगे 0.25 इंटू मास दे रखा है 25 इंटू जी की वैल्यू जो है 10 ले लेते हैं, माइनस में एफ साइन 45 डिग्री, यानी कि अगेन में एफ बाई रूट टू और इज इक्वल टू एफ बाई रूट टू, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट साइड में लेते जाइए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.25 इंटू 25 इंटू 10 और इज इक्वल टू एफ बाई रूट टू पहले से था, एफ बाई रूट टू और इधर क्या आया प्लस में 0.25 एफ बाई रूट टू। एफ बाई रूट टू कॉमन ले लीजिए तो आप लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए। LHS में आपके पास है 2.5 इंटू 25 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। और इधर RHS में एफ बाई रूट टू और 1 प्लस 0.25 ब्रैकेट में बचेगा, 1 प्लस जिसे हम ऐड करेंगे तो 1.25 भी आएगा, ठीक है। 1 प्लस 0.25 अगर ऐसा है तो हम इसे लिखेंगे 1.25, ठीक है। यहाँ से 1 और यहाँ से 0.25। अब ध्यान से देखिए, हमें f कैलकुलेट करना था, बाकी लोग को इधर ले आइए। तो f इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, 2.5 इंटू 25 इंटू रूट टू और अपन में 1.25। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फोर्स इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इंटू 25 इंटू रूट टू और अपन में 125। जब 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल गायब हो गया और एक 10 इधर आ गया। इसे हम 5 टाइम में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 5 टाइम में कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचेगा 50 रूट टू। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू 50 रूट टू। अब इसे हम इसमें पुट करेंगे और यहाँ पे हम W को कैलकुलेट करेंगे। W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 50 रूट टू इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 5 मीटर है, 5 इंटू थीटा हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट टू आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 50 इंटू 5, जिसे हम लिखेंगे 250 जूल, ठीक है। यही हमारा आंसर है, लेकिन किसी से मैच नहीं करेगा। आपको आंसर ऑप्शन में 2, 4, 5 करीब करीब दिखेगा, तो आप उसी को टिक करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जी की वैल्यू जो है हमने वो 10 ले लिया था। अगर 9.8 लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा
तो डेटा पहले जो है सॉल्व करने से पहले जब जी की वैल्यू आप रख रहे थे उससे पहले जो है ऑप्शन को देख लीजिए। अगर जो नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में चारों वो 2 जूल 3 जूल 4 जूल का अर्क फर्क होता तब हम 9.8 लेते ताकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। लेकिन सारे ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, इसीलिए आप 10 पुट करके उसके करीब करीब तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद आप जो है 245 जूल को टिक करेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। Question number 10 is based on thermodynamics chapter in which we have given list 1 and list 2. लिस्ट 1 में हमें दिया गया थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस है और लिस्ट 2 में सारे कंडीशंस हैं। आपको मैच करना है कि किसका जो है वो कंडीशन मैच करता और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो इसमें जो भी आपको इजी लगे सबसे पहले आप वही जो है पहले पिक किया करिए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कभी भी जब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज ना हो उसी को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी आना चाहिए और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी जाना चाहिए। इसका मतलब कि सिस्टम के रेस्पेक्ट में डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो सी का मैचिंग है वो तीसरे के साथ होना चाहिए, सी की मैचिंग तीसरे के साथ होना चाहिए। इसके बाद हमें इस चैप्टर में बहुत बेसिक सा ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए जो थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है कि डेल्टा क्यू, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो वो दो टर्म में चला जाता है। एक तो सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क डन होता है और उसके अंदर कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगा जो भी हम इसको हीट एनर्जी देंगे, ठीक है। तो दूसरा हम चेक करते हैं क्या, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि पिस्टन ना तो नीचे आया ना तो ऊपर गया, तो पिस्टन के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हुआ, गैस ने इसको डिस्प्लेस किया ही नहीं, तो वर्क डन 0 हुआ। तो ये आपको सीधे सीधे याद भी रहता है क्या कि आइसोकोरिक प्रोसेस में W इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर W इज इक्वल टू 0 है तो इस प्रोसेस के लिए हम लिखेंगे क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा U के बराबर होगा। तो ये आप देख सकते हैं दूसरे में है, तो आपको B का मैचिंग जो है दूसरे के साथ करना होगा। तीसरा चेक करिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है इतना, ठीक है। एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल और आर गैस कांस्टेंट होता है। जो टेम्परेचर चेंज करेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो इसका मतलब डेल्टा यू 0। डेल्टा यू 0 का मतलब ये है कि आप जब इसको 0 बोल रहे हैं तो डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि जो हमारे पास डी का मैचिंग है वो फर्स्ट के साथ होना चाहिए, डी का मैचिंग फर्स्ट के साथ होना चाहिए। बच्चा हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है और इस प्रेशर कांस्टेंट में आपको वर्क डन जो है बताया जाता है कि पी डेल्टा वी के बराबर होता है। इतना हमें वर्क डन मिलता है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू इस प्रोसेस में डेल्टा यू तो होगा ही कुछ, तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए का मैचिंग है वो फोर्थ के साथ है। ऐसा आपको जो मैचिंग दिखाई दे रहा है ये आपको बेसिकली ऑप्शन जो है थर्ड में मिलेगा और वही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 इज बेस्ड ऑन वेव इक्वेशन, जिसमें हमें ये इक्वेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन मीटर और वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अगर ऐसा होता तो आप लेमडा कैलकुलेट करने के लिए v बाई एफ कर देंगे। तो यहाँ पे v हमें पता है और f कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ये f बेसिकली इस इक्वेशन से हमें मिलेगा। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रहना चाहिए कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। और ये जो साइन है ये सेम कॉस थीटा के लिए भी होता है ऐसे ही, तो कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है। जब आप ये कंपेयर करेंगे तो आपको ये एम्पलीट्यूड मिलेगा 5 मीटर, और बचा हुआ जो भी है वो हमारे पास एक कॉस या साइन कुछ भी हो सकता है। तो अंदर वाला जो क्वांटिटी होता है, टाइम के कोफिशिएंट को हम ओमेगा कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, ऐसे हम बेसिकली ओमेगा कहेंगे। हालांकि हम ये याद करवाते हैं एसी करंट चैप्टर पढ़ाते वक्त कि कोई भी वेव देख के आपको उसका फ्रिक्वेंसी पहचान में आना चाहिए। अगर यहाँ पे 314T होगा, 314T होगा, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होगा। अगर यहाँ 6 to 8 है तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो ये 100 हर्ट्ज यहाँ पे पुट करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, 2πf। और टाइम के कोफिशिएंट को हम ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और ये लीनियर फ्रिक्वेंसी होता है। फॉर्मूले में यहाँ लीनियर फ्रिक्वेंसी ही है। तो ये ओमेगा 6 to 8 दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 पाई को इधर लेके रखेंगे अपन में 2 पाई, और ये आपको फ्रिक्वेंसी दे देगा। तो ये फ्रिक्वेंसी के लिए बेसिकली पाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 6 to 8 अपन 2 इंटू 3.14। अब ऊपर 100 से और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये बेसिकली 314 हो जाएगा, और ये 314 इससे 2 टाइम में, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 100 तो इसको चला गया था डेसिमल के लिए, तो बचेगा केवल क्या, 100। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। इसीलिए हमने बोला था इतना टाइम बचाने के लिए सीधे सीधे याद करिए, 314 होगा तो 50 हर्ट्ज, 628 होगा तो 100 हर्ट्ज। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू वी की वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड, और अपन में ये 100 हर्ट्ज। दोनों लोग एसआई यूनिट में है, इसलिए लैम्डा हमें एसआई यूनिट यानी कि 3 मीटर मिलेगा। ये आपको वेवलेंथ 3 मीटर ऑप्शन 3 में दिखेगा। Question number 12 is a graphical analysis that is belonging to the chapter nuclear physics। यहाँ पे हमें बेसिकली दिया हुआ है कि P जो है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जहाँ पे ये डीके हो रहा है Q में, और Q भी एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको भी डीके होना पड़ रहा है स्टेबल मटेरियल R में। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसका टाइम के साथ मास में चेंजिंग होगा। तो पी क्यू आर जो है वो टाइम के साथ कैसे बदल रहा है आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाया गया 4 ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो पिक करना है। तो इसमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे आप एनालिसिस करके समझ सकते हैं। समझिए, अगर ये पी है, अगर पी पहले एकदम आइसोलेटेड है तो ना तो क्यू बना होगा ना तो आर बना होगा। इसका मतलब पी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा पी का जो मास है वो घट रहा होगा। तो P का मास क्या होगा, वो लगातार घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और एक ऐसे स्टडी स्टेट पे पहुंचेगा जहाँ पे P का अमाउंट जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन Q के बारे में सोचिए। Q क्या है कि जब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे Q जो है वो 0 था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा Q इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन Q एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो इसको भी डीके होना पड़ेगा। तो ये पहले इंक्रीज होगा मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आर के बारे में सोचिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसमें जो है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कोई फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये डीके होता जा रहा है ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो आर लगातार जो है वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा आपको। तो इसके ऑप्शन में देखिए ध्यान से, पहले ऑप्शन में जो ग्राफ दे रखा है वो पी जो है लगातार घटता हुआ, ये तो सही है, लेकिन क्यू और आर, क्यू दोनों को इंक्रीज करता हुआ दिखाया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले ये इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इसके हिसाब से आप जो है थर्ड ऑप्शन को देखें, वही करेक्ट होगा कि पी लगातार जो है वो ऐसे घट रहा है। उसके बाद जो हमारे पास क्यू है वो पहले बढ़ा
एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं था, ये पहले बढ़ेगा और फिर जो है मैक्सिमम पे पहुंच के घटेगा। तो ऐसा मिलेगा r जो है वो लगातार बढ़ेगा क्योंकि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, 0 पे 0 होगा। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ग्राफ है r का, वो इसका रिप्रेजेंटेशन जो ऐसे देख रखा है कि ये धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में चल के यही जो है पूरा कंप्लीट, ये दोनों लोग खत्म हो चुके होंगे तो ये पूरा जो है इनका पी के बराबर इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जो है तीसरे ऑप्शन का जो ग्राफ है वही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 बिलोंग्स टू रे ऑप्टिक्स चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट इससे रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है। तो आपको दूसरा मिरर इस्तेमाल करना जो प्लेन मिरर है। तो आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज जहाँ पे बन रहा है और एक प्लेन मिरर आपको कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है, ताकि जो इसका इमेज है I1 और प्लेन मिरर का जो इमेज बनेगा इसी ऑब्जेक्ट का I2, वो दोनों लोग कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही पोजीशन पे बन रहे हैं। तो वो मिरर का पोजीशन लोकेशन आपको बताया नहीं गया, प्लेन मिरर कहाँ पे रखा जाए ताकि ये मिरर M1 और M2 के बीच में जो सेपरेशन है वो आपको बताना है कि D की वैल्यू जो है कितना होगा डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है। ये बेसिकली इनका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, लेकिन इनका 30 सेंटीमीटर फोकल राइट साइड में होता है फोकस, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझ लीजिएगा कि इनफाइनाइट पे, वो कॉनकेव होता तब बनता है इनफाइनाइट, तब बनता है इनफाइनाइट पे इसका इमेज। तो इसका इमेज किधर बनेगा, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या, यू एफ अपन यू माइनस एफ। मिरर के लिए आपको ये तो याद होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो आपके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस इसलिए हो जाता है कि इधर उधर साइन कन्वेंशन करने के बाद प्लस रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो सीधे सीधे आप ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए, v इज इक्वल टू उफ अपन उफ। ठीक है, ध्यान रहे मिरर फॉर्मूले में जो आपको फॉर्मूला याद रहता है उसमें प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा। यही फॉर्मूला लेंस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि वहाँ पे जब माइनस होता है 1/v माइनस 1/u तो उसका अपोजिट लिखना है प्लस। ठीक है, तो ये मिरर के लिए आप ऐसे लिखेंगे और साइन कन्वेंशन अप्लाई इसमें भी करेंगे, सेम वही चीज़ है। तो v हमें कैलकुलेट करना है, रियल ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर इसलिए माइनस का 30 लिखेंगे और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड में होता है फोकस, इसलिए जब हम मेजर करने जाएंगे तो इस राइट डायरेक्शन में, और हमें याद भी रहना चाहिए कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है। तो प्लस का 30 लिखेंगे, अपन में माइनस का 30 और माइनस में यहाँ प्लस का 30 तो माइनस 30 लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे -30 इंटू 30 अपन माइनस का 60। अगर माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते हैं 32 टाइम में 2 और 15, यानी कि v इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, 15 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें जो v मिला वो पॉजिटिव प्लस के साथ मिला है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज है वो राइट डायरेक्शन में, इधर अगर हम चल रहे हैं इंसिडेंट रे इधर से ही आ रहा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो अगर हम इधर चल रहे हैं तो निगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट तो निगेटिव हमने लिया था, लेकिन पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि आपको इधर चल के मेजर करना पड़ेगा इमेज का पोजीशन। ठीक है, और होता भी है, ये हमें याद भी रहता है कि जब एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज उसके पीछे बनता है और बेसिकली वर्चुअल होता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमें मिल गया है, कितना है ये डिस्टेंस, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको एक मिरर लेना प्लेन मिरर, और वो आपको पता है कि प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर को हम ऐसे अगर रखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे यहाँ पे रखते हैं तो ये मिरर का जो पोजीशन होगा ये इसका इमेज इधर ही बनेगा। तो जितना डिस्टेंस हमने थोड़ा सा करीब बना दिया और इधर बनाए अगर तो ज़्यादा सही रहेगा। मिरर को हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो हमें पता है कि प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है।
तो अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि x है, तो यहाँ से जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, x होगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ से मैथमेटिक्स है क्या कि x प्लस एक्स 2x है, और 2x इज इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा कितना है, x प्लस एक्स 2x, ये बराबर है टोटल 45 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि ये 45 सेंटीमीटर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 45/2 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको देखिए ध्यान से, हमें कैलकुलेट करना था ये मिरर M1 और ये मिरर M2 के बीच का सेपरेशन, यानी कि इस d की बात हो रही है। अगर ये d आपको कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखिए, टोटल आपको पता है 30, इस 30 में से अगर x को घटा दीजिए तो ये d मिल जाएगा, मतलब कि d इज इक्वल टू 30 माइनस x करिए, और x की वैल्यू 45/2 है, तो 30 माइनस 45/2 अगर लिखते हैं तो ये 60, यानी कि 15/2, तो 15/2 को हम सिंपली 7.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, और यही सेपरेशन आपको ऑप्शन 1 में दिखेगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 बिलोंग्स टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है दो कंटेनर है, एक का कंटेनर अगर V1 आप V बोलते हैं तो दूसरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 2V है। वेसल का मतलब कंटेनर ही होता है, ठीक है, क्लोज्ड है। और इसमें अगर नंबर ऑफ गैसेज N1 आप कंसीडर करते हैं और इसमें N2 होगा, ऐसा दिया नहीं है, ये डायग्राम आपको खुद सोचना, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया वो कलेक्टिवली इनके लिए और इनके लिए अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इनका प्रेशर 7 किलो पास्कल है, टेम्परेचर 500 केल्विन, इनका प्रेशर 8 किलो पास्कल है और टेम्परेचर 1000 केल्विन। तो इनको बोल रहा है कि एक पतले से पाइप से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर पतले से पाइप से कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली फ्लो ऑफ गैस होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा होता है, कब तक, जब तक कि प्रेशर दोनों तरफ सेम ना हो जाए। लेकिन ये जब ट्रांसफ़र ऑफ गैस हो रहा है तो ये टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन है 600 केल्विन का, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइनली स्टडी स्टेट पे बहुत टाइम बाद जो है, जो इसमें प्रेशर इक्वेट हो जाएगा, वो फाइनल प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो है कोई प्रोसेस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला आपको ये याद रखना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है PV इज इक्वल टू nRT, इसी को हम दो बार यूज करेंगे। एक बार अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर हम ऐसे लिखते हैं N1 इज इक्वल टू PV/RT, अगर आप इसके लिए 1 के लिए प्रेशर 1, वॉल्यूम 1, टेम्परेचर T1 करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो N1 मिल जाएगा। इसी को दूसरे बार में अगर आप अप्लाई करते हैं, जब प्रेशर P2 रखेंगे, वॉल्यूम V2 रखेंगे, गैस कांस्टेंट R वही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर T2 रखेंगे, तो इस समय जो आपको मिलेगा वो नंबर ऑफ गैसेस 2 मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है N2 मिल जाएगा। और जब आप फाइनली जो है लिखेंगे N की वैल्यू, यानी कि PV/RT, ये आपको फाइनली यही चीज़ मिल जाएगा क्या, कि अगर ये दोनों लोग कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसी चीज़ को अप्लाई कर रहा है। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ मोल यहाँ पे, दोनों का सम फाइनली दोनों का ये चेंज नहीं होगा, मतलब कि हमें ये मिल सकता है क्या कि N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो N1 आएगा, उसके लिए अप्लाई करते हैं तो N2 आएगा। कंबाइंड सिस्टम का फाइनल स्टेट पे अगर अप्लाई करते हैं तो N टोटल आ जाएगा। अब एक एक करके इनको पुट करिए, यानी कि P इंटू वी और अपन में R इंटू टी, एक एक वैल्यू पुट करिए। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम फाइनली देखिए ध्यान से, अगर ये V है तो ये 2V है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 3V लिखेंगे, 3V। और फाइनली जो टेम्परेचर मेंटेन है वो 600 केल्विन है, तो 600 इज इक्वल टू N1 के लिए लिखेंगे P1 की वैल्यू है 7 किलो पास्कल, तो किलो में अंडरस्टूड रहेगा, हम किलो में ही हमें मिलेगा, अगर हम के यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है।
7 इंटू वॉल्यूम V1 V लिखेंगे और अपन में आर गैस कांस्टेंट तो वही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कितना T1 का 500 केल्विन, तो ये 500 प्लस में उसका जो प्रेशर है वो 8 किलो पास्कल है, इंटू जो वॉल्यूम है वो 2V है, और अपन में जब हम आर लिखेंगे तो ये तो सबके लिए वही है, लेकिन टेम्परेचर के लिए 1000। अब इसमें ध्यान से देखिए, यही आपको कैलकुलेट करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर दीजिए, V/R कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों में, 00 तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे 3 को हम 2 टाइम में कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ बेसिकली बचेगा क्या, P/2, P/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7/5 लिखेंगे, 7/5 और प्लस में यहाँ पे 2/5 लिखेंगे, तो सॉरी 2 5 टाइम में कैंसिल आउट होगा तो 8/5 लिखेंगे, 8/5 इसको अगर ऐड करेंगे तो 15/5 यानी कि 3 आएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो P इज इक्वल टू 6, और ये हमें किलो पास्कल में ही हमने रखा था, इसलिए ये भी हमें किलो पास्कल में मिलेगा, यानी कि यही आपको इस फॉर्मेट में किलो पास्कल के वैल्यू में बताना है कि कितना होगा, ये इसका मतलब 6 आंसर होगा जो आपको पहले ऑप्शन में दिखेगा। Question number 15 is a graphical analysis that is based on रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर। इसमें हमें दिया हुआ है कि वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे हो रहा है, और आपको एक एक करके 5 स्टेटमेंट को चेक करना है, उसके करस्पॉन्डिंग में करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि वेलोसिटी दो तरह का, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब आप किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल या किसी बॉडी का जो वेलोसिटी बताते हैं, मतलब कि जो बाइक या कार का आपको मीटर में दिखाई देता है स्पीड, वो हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग स्पीड होता है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, जो हर वक्त बदलता जाता है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, जब आप एक जर्नी कंप्लीट करते हैं ए से लेके बी तक, अब उसमें रुके हैं, चले हैं, तेज चले हैं, धीरे चले हैं, डजंट मैटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना हुआ, उसी को डिवाइड करने पे हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो बाइक हमें स्पीडोमीटर या कार जो है स्पीडोमीटर का यूज करके बता देता है, लेकिन फिजिक्स में हमें फॉर्मूला ये बताया जाता है कि किसी कर्व का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में जब आप dx/dt यानी कि स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, वही बेसिकली उस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी मिलता है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, जो सिंपली आप tan थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ए स्टेटमेंट को पढ़िए, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, 0 से लेके 3 सेकेंड, देखिए ध्यान से, 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 था, एंड t इज इक्वल टू 3 पे x इज इक्वल टू 5 है, t इज इक्वल टू 3 पे x इज इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब जो आप कैलकुलेट करेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 माइनस 0, टोटल टाइम कितना 3, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ए स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्या 10 मीटर पर सेकेंड होगा, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा अगर हम चेक करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5, यानी कि अगर हमें 3 से 5 के बीच में एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू कितने पे, 3 पे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल टू 5 है, और t इज इक्वल टू 5 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, 3 सेकेंड पे भी x इज इक्वल टू 5 पे था, t इज इक्वल टू 5 पे x इज इक्वल टू 5 था। इसका मतलब जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन 0, ये 0 और अपन में टोटल टाइम हम 2 सेकेंड लिखेंगे, तो कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब दूसरा जो है बी वो ट्रू है। सी को चेक करते हैं, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना तो स्लोप कैलकुलेट करिए, यानी कि tan थीटा, tan थीटा ध्यान से ग्राफ में देखिए, परपेंडिकुलर हम लिखेंगे
जो सी लाइन है, सी और 3 में डॉटेड लाइन है, वो परपेंडिकुलर हो गया, बी से लेके 3 तक जो लाइन है वो बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना, 2 से 3 के बीच में 1, तो परपेंडिकुलर लिखेंगे 5 और बेस लिखेंगे 1। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना मिलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सी, ये गलत था ना, ए जो है वो रॉन्ग था, बी सही था और सी जो है ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम डी को देखते हैं, डी में लिखा हुआ है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड। 5 to 7 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 सेकेंड पे 5 है और 7 सेकेंड पे 0 है। तो इसका मतलब वी एवरेज इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल कितना 5, तो 0 माइनस 5 और अपन में हमें कैलकुलेट करना 5 to 7 में, तो 0 माइनस 5 हो गया और अपन में टाइम लगेगा 2, तो लिखेंगे कितना माइनस का 5/2 मीटर पर सेकेंड। और इसी में बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 6.5 पे, तो 6.5 6 और 7 के बीच में आएगा, यानी कि ई एफ लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। ई एफ लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा में ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर आप बोलिए किसको, ई और 6 वाली डॉटेड लाइन को, तो परपेंडिकुलर हो गया 10 और बेस कितना 5 से लेके 6 तक यानी कि 1, तो और नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसलिए माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोनों लोग सेम नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो जो हमारे पास डी स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है, ए और डी गलत हो गया। बचा ई, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 5 टू टी इज इक्वल टू 9, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 से लेके और 9 तक के लिए ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, और जो t इज इक्वल टू 9 पे देखिए तब भी x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब पार्टिकल का फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 और अपन में टाइम चाहे जितना भी लगे 9 सेकेंड, हमारे पास वेलोसिटी कितना आएगा, 0 ही आएगा एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 मीटर पर सेकेंड जो हमें दे रखा है ई में एवरेज वेलोसिटी वो सही है, तो ई को भी हम कहेंगे ट्रू है। तो बी सी ए किस में करेक्ट है, ये आपको ऑप्शन 3 में मिलेगा, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बिलोंग्स टू रोटेशनल मोशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर व्हील है, वो व्हील जो है रोल कर रहा है, और वो रोल जब कर रहा है तो बेसिकली जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट का जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। केवल स्पीड मेंशन किया हुआ है, बट आप यूनिट देख के बोल सकते हैं कि वो लीनियर स्पीड है। ठीक है, रोल करने का मतलब ये है कि ये ऐसे रोटेट करते हुए आगे भी जा रहा है और ये रोटेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ लोवेस्ट पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम देखेंगे तो ये बेसिकली सरफेस के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा। इससे हमें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है कि सेंटर के जस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे रिम पे एक ऐसे पॉइंट का इसी का वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी वही बताना है। ठीक है, तो हमें पता रहना चाहिए कि अगर ये ऐसे रोटेशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट का हम बेसिकली क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे कितना होगा, आर ओमेगा होगा, इसका इधर होगा आर ओमेगा और इसका इस साइड होगा आर ओमेगा। ठीक है, और ये लीनियर वेलोसिटी कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास इसका ऐसे चलेगा ही वी से। ठीक है, अगर हम वी से इसको मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे इसका भी पॉइंट जो है वी से ही मूव करेगा, वी से ही मूव करेगा, और इसका भी पॉइंट इधर वी से ही मूव करेगा। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है वो सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो आप बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। ठीक है, हमें इस वाले पॉइंट का 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, बट ये 8 मीटर पर सेकेंड बेसिकली जो इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी है, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन है। तो हम लिखेंगे क्या, v प्लस आर ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आर ओमेगा की वैल्यू तो हमें v मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे v प्लस v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड
2v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हमें ये v मिल गया तो ये तो v लीनियर वाला अभी मिला है, ये वाला टेंजेंशियल हमें चाहिए, और वो टेंजेंशियल भी कितना है, टेंजेंशियल r ओमेगा v के बराबर है। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट c का नेट वेलोसिटी देखें तो ये पॉइंट c है और इसके पास एक वेलोसिटी इधर है कितना v, और एक वेलोसिटी है नीचे r ओमेगा जस्ट कुछ और नहीं v के बराबर है, और v की वैल्यू कितना 4 है। तो 4 मीटर पर सेकेंड इधर और 4 मीटर पर सेकेंड इधर, तो इसका मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री पे हो तो इनका वेलोसिटी कितना 4√2 मीटर पर सेकेंड आएगा। कैसे आएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी नेट कैलकुलेट करने का वेक्टर फॉर्मूला में बताया जाता है। जब दो लोग परपेंडिकुलर हो तो हमें सीधे याद रहना चाहिए कि 4√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का रिम के ऊपर जो है इसका होगा, यही हमें ऑप्शन 4 में मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन है। Question number 17 is a mixed problem that is based on thermal properties of matter and mechanical properties of solid। तो इसमें जो है हमें दिया हुआ है कि एक मेटेलिक शीट है जिसको हीट एनर्जी इतना दे रहा है और इसका ओरिजिनल डायमेंशन 4 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और किसी बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन 3 तरीके का होता है, लीनियर, सुपरफिशियल और बल्क। तो ये शीट है, इसमें एरिया में चेंज आएगा, उसी को हम बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, कितना ओरिजिनल एरिया पहले था, ये कितना चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं हम, और बीटा मतलब इसका मटेरियल का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता वो है, जिसे हम सुपरफिशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इसमें हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इसका नेचर कैसा है, वो बता देता है कि कितना हीट एनर्जी देने पे कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन एरिया कितना है। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। कैसे, अगर हम A0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ A0 होगा और A0 बीटा डेल्टा टी होगा। A0 को इधर लेते आइए, यानी कि लिखेंगे A माइनस A0 इज इक्वल टू A0 बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है कि चेंज इन एरिया कितना होगा, डेल्टा ए की वैल्यू। तो हमें ओरिजिनल एरिया पता चल जाएगा क्योंकि डायमेंशन दे रखा है, और डेल्टा टी कहाँ से पता चलेगा, इस फॉर्मूले से जो हमें कैलोरीमेट्री में बताया जाता है। इसमें हमें एस यानी कि CV की वैल्यू एस ही है। ठीक है, ये दिया हुआ है, एम मास दिया हुआ है, हीट एनर्जी दिया हुआ है, तो डेल्टा टी पता चल जाएगा। हमें अल्फा दिया हुआ है लेकिन हमें बीटा की ज़रूरत है, तो बीटा और अल्फा गामा में ये तीनों में ये रिलेशन होता है। तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू हम 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा 2A0 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब एक एक वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके लिए हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम A0 की बात करें तो A0 इज इक्वल टू लेंथ इंटू इसका विड्थ हो गया, तो कितना 9 इंटू 4, लेकिन दोनों लोग सेंटीमीटर में है, तो अपन में 100 अपन में 100, एरिया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे 36 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा डेल्टा टी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा टी के लिए ये फॉर्मूला, क्यू की वैल्यू दे रखा है कितना 8.1 इंटू 10 टू दी पावर 2, ये जूल है। ठीक है, और अपन में m को और s को इधर लेके आइए, तो m मास कितना 0.1 है kg इंटू s ही स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है जिसे CV से रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, तो 900 लिखेंगे। और ये SI यूनिट में, तो किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा टी जो हमें मिलेगा वो SI यूनिट में ही मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 81/1 बन गया। ये डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, तो इंटू में 9 इज इक्वल टू डेल्टा टी अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू हमें कितना मिला 9 केल्विन। तो 9 केल्विन हमें अगर मिल गया तो हम इसे यहाँ पुट करेंगे,
ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेटेड है, अब पुट करते हैं। तो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, लिखेंगे 2 इंटू ए नॉट की वैल्यू कितना 36 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में चेंज इन टेम्परेचर कितना 9 केल्विन इंटू 9, ठीक है। इसको लिखेंगे 9 इंटू 2 18 इंटू 36 और इंटू में 10⁻⁻⁴। इसमें थोड़ा सा अल्फा की वैल्यू छूट गई, अल्फा इंटू अल्फा, तो इंटू में अल्फा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे कितना 18 इंटू 36 इंटू 3.1 और इंटू में ध्यान से देखिए 10⁻⁻⁵ -4, तो 3⁻⁻⁹ हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 22008.8 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 3 जीरो को निकालते हैं, यानी कि डेसिमल को इधर लाएंगे तो 3 जीरो इसको देंगे, लिखेंगे 2.008 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हमारे पास एरिया जो है मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बेसिकली लगभग 2 के बराबर ही है, तो आप बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, जो आपको ऑप्शन 3 में दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज बेस्ड ऑन वर्नियर स्केल डिवाइस। हमें ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली ऑप्टिक्स चैप्टर से पुट किया गया है, बट बेसिकली जो है यहाँ पे हमें काम आएगा क्या, वर्नियर स्केल का ही इंफॉर्मेशन। हमें पता रहना चाहिए कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इतना दे रखा है कि 300 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 50 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर है माइक्रोस्कोप का, और यहाँ पे 25 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 24 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें जो है ये लिस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखिए, अगर हम एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ अगर देखें, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 15/300 सेंटीमीटर। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1/20 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 0.05 सेंटीमीटर। ये 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है इतना, ठीक है। अगर हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो 1 VSD इज इक्वल टू 24/25 मेन स्केल डिवीजन आएगा। अब ये वैल्यू हम 1 VSD की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 24/25 MSD, 24/25 MSD। यहाँ से अगर MSD को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 24/25 इंटू MSD, इसकी वैल्यू कितना 1/25 इंटू MSD कितना 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 से 5 टाइम में कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर देखेंगे 0.01/5 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करें तो लिखेंगे 0.002 सेंटीमीटर, इतना आएगा लिस्ट काउंट, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन 3 में मिलेगा। Question number 19 belongs to wave optics chapter that is based on polarization of light। यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि दो जो है पोलराइजर को ऐसे ओरिएंटेशन पे रखा गया है कि दोनों से पास होने के बाद इंटेंसिटी हमें रिजल्टेंट में 0 मिल रहा है। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि अगर किसी अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम पास कराते हैं किसी पोलराइजेशन से तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। तो ऐसे समझिए कि ये पोलराइजर का एक हमारे पास हिस्सा है, ऐसे है, ठीक है। और अगर इसमें होल रहेगा तो जो चारों तरफ लाइट फैलता है 3D में, जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं,
जब ऐसे रख देंगे और ये बीच में अगर होल रहेगा तो ऐसे पास होके लाइन जो है ऐसे लाइट का ऐसे एक्सिस से पास होगा, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे कि ये पोलराइज्ड लाइट है। तो ये पोलराइज्ड लाइट जो है बेसिकली मैगस लॉ के अकॉर्डिंग उसका इंटेंसिटी कितना होगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या होता है, जो हमारा एक्सिस होता है पोलराइजेशन का, उसी से एंगल को कंसीडर करते हैं। समझिए कैसे, अगर हम ऐसे लाइट को पास करा दिए तो यहाँ से अब पोलराइज्ड लाइट जा रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसे हम पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आई नॉट पास हो रहा है, ठीक है। आई नॉट पास हो रहा है जब, तो ऐसे लाइट जो है सीधे सीधे जा रहा है। बट दूसरी बार में हम ऐसे अगर रख देते हैं पोलराइजर को, ऐसे अगर रख दी तो लाइट तो ऐसे जा रहा था, तो इस समय क्या हो गया, दोनों लोग परपेंडिकुलर हो जाएंगे और यहाँ पे कोई भी लाइट पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा है इसका एक्सिस ऐसा है और इसका एक्सिस ऐसा है, तो दोनों एक्सिस आपस में कितने पे हैं, 90 डिग्री पे है। तो थीटा की वैल्यू 90 होने की वजह से आई की वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमें प्रॉब्लम में दिया गया है कि तीसरे पोलराइजर को हम कैसे ओरिएंट करें ताकि हमारे पास तीनों पोलराइजर से जो लाइट पास हो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ हो, ठीक है। तो तीसरा एक्सिस हमारा बेसिकली जो है किसी एंगल पे ओरिएंटेड होगा। इस पोलराइजर जो हम P3 की बात कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं कि थीटा जो इसका एक्सिस था उससे ये थीटा पे ओरिएंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे I1 जा रहा होगा और यहाँ से जब पास होगा तो इस पोलराइजर से I2 पास हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम I1 की वैल्यू लिखें तो I1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जब ये लाइट अब जा रहा है तो अब इसका एक्सिस ऐसा है, अगर इसका एक्सिस ऐसा है तो ये दोनों लोग आपस में कितने एंगल पे होंगे, ये बेसिकली जो थीटा होता है पहले वाले पोलराइजर के एक्सिस से दूसरे वाले पोलराइजर के एक्सिस के बीच का एंगल होता है। तो इस समय थीटा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा होगा। तो बेसिकली जब हम I2 लिखेंगे तो उसका इंटेंसिटी I1 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल अब हम लिख रहे हैं, जब इन दोनों के बीच में एंगल को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो I2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें इंटेंसिटी मिल गया। तो हमें पूछा गया है हमसे कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी ताकि तीनों से मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो निकले। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली एक इक्वेशन बन गया जो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करना होगा। आई को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dI2 बाई डी थीटा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एक को रखेंगे वैसे ही तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इतना आएगा। प्लस में अब दूसरी बार में साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, यानी कि आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 2 कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा इतना होगा। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करते हैं तो इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इतनी क्वांटिटी माइनस के साथ प्लस में हो जाएगा, तो इसको LHS में और उसको RHS में। आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सॉरी, ये माइनस नहीं अब प्लस हो चुका है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के उस पार चला गया जब हम dI2 बाई डी थीटा की वैल्यू 0 कर दिए, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का यही रूल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट वाला क्वांटिटी ये ब्रैकेट वाले क्वांटिटी से कैंसिल आउट और ये आई नॉट और आई नॉट कैंसिल आउट,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोनों स्क्वायर को हटाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये कब पॉसिबल होता है, जब थीटा की वैल्यू पाई/4 होता है। तो इसका मतलब हमारा ये एंगल जो है पाई/4 होना चाहिए, ताकि हम तीनों पोलराइजर से मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बाहर ट्रांसमिट कर सके। तो आपको पाई/4 ऑप्शन 4 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 20 बिलोंग्स टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर और रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक शीयर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है टॉप ऑफ द सरफेस पे। तो ये बेसिकली 10⁵ न्यूटन लगाने पे इनका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर चेंज होता है तो ये जो एक्सिस ओरिजिनल है, इस एक्सिस से कुछ टिल्ट हो जाएगा थीटा एंगल पे। ये थीटा के बारे में बोल रखा है वेरी स्मॉल है। अगर वेरी स्मॉल है तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है। ये शेयर मॉडुलस इसका दे रखा है इतना। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए क्या, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन होता है, चाहे किसी भी तरीके का वो इलास्टिसिटी हो वहाँ पे, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या बल्क हो या फिर ये जो शेयर है जिसे हम सुपरफिशियल भी कहते हैं। तो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस समझिए क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लिखते हैं फोर्स अपन एरिया, और यहाँ पे जो मॉडुलस, यहाँ पे जो के आएगा ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में स्ट्रेन अगर हमें लिखना है तो बेसिकली अगर इस लेंथ को हम एक्स बोलते हैं तो x/ले ये बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू x/l लिखेंगे, ठीक है। और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे जब शेयर मॉडुलस हमें बताया जाता है कि जितना एंगल में चेंज हो रहा है तो ये बेसिकली x और अपन में ये लेंथ, तो इसको हम x/l लिखेंगे, x/l, और इसी को हम टेन थीटा बोलेंगे जियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स अपन एरिया इज इक्वल टू ईटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, बट थीटा तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऑलमोस्ट थीटा बोल सकते हैं। टेन थीटा को जब थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया इंटू म्यू। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। फोर्स कितना है, फोर्स है 10⁵, और अपन में एरिया, ये एरिया एक डिस्क का एरिया बन रहा है यानी कि सर्कुलर है, तो πr² लिखेंगे, और r कितना 4/100 का मीटर होगा इसलिए स्क्वायर है, ठीक है। अब इनटू में जो ईटा की वैल्यू दे रखा है कितना 10⁻10, तो 10⁻10 इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10⁵ अपन पाई इंटू 16 अपन में 10⁴ और इसको 10⁻6 बना देगा। एक बचेगा, ये 10⁵ कैंसिल आउट करेगा तो एक 10 नीचे बचेगा, तो लिखेंगे कितना 1/10 इंटू 16 यानी कि 160 पाई। इतना एंगल जो है, और ध्यान से देखिए बहुत ही छोटा एंगल है, 1/समथिंग है, ठीक है। इसलिए ये थीटा की वैल्यू यही हम इतना पा रहे हैं, तो ये आपको ऑप्शन 2 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बिलोंग्स टू अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस 1 हेनरी है, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 100 पाई ओम का। ये बेसिकली एक एसी सोर्स 100 पाई वोल्ट और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा। ओम्स लॉ जैसे हमको बताया जाता है कि I इज इक्वल टू V/R होता है, उसी तरीके से हम एसी सर्किट में I इज इक्वल टू V/Z लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज रखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलेगा, आरएमएस करंट वोल्टेज रखेंगे तो आरएमएस करंट मिलेगा। जनरली अगर आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि वोल्टेज किस टाइप का है, एवरेज तो एकदम नहीं होता है, अगर एवरेज होगा तो वो मेंशन किया रहेगा। हमारे पास चॉइस होता है या तो आरएमएस होगा या तो पीक होगा।
तो अगर वो मेंशन नहीं किए हैं तो उसको आपको हमेशा जो है आरएमएस कंसीडर करना है, यानी कि ये वोल्टेज क्या है, वी आर एम एस है। अगर वी आर एम एस है तो इसमें वी आर एम एस पुट करेंगे तो आई आर एम एस से मिलेगा। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी आर एम एस बेसिकली वी नॉट बाई रूट टू के बराबर होता है, यानी कि आर एम एस वैल्यू से अगर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पीक वोल्टेज मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कितना, वी नॉट इज इक्वल टू, इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 पाई रूट टू हो जाएगा। ये पीक वोल्टेज जब आप पुट करेंगे तो आपको पीक करंट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एसी चैप्टर में आपको बताया जाता है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्या सर्किट में जो एलिमेंट नहीं है होगा उसका रिएक्टेंस आप जीरो लिखेंगे। तो इसमें इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस नहीं है, यानी कि ये जीरो होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस का एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर तो आपको पता है लेकिन एक्सएल नहीं पता है, लेकिन ये याद है कि एक्सएल इज इक्वल टू होता है क्या, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा नहीं दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू हमें पता होता है 2 पाई एफ होता है। अब एफ पता चल गया, एफ में पुट करेंगे तो एक्सएल आ जाएगा। 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 लिखेंगे और इंटू में एल की वैल्यू दे रखा है 1 हेनरी, यानी कि इसकी वैल्यू कितना 100 पाई आ गया एक्सएल की वैल्यू। अब ये दोनों लोगों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमें पता है कितना 100 पाई का स्क्वायर और प्लस में ये भी उतना ही है 100 पाई का स्क्वायर, यानी कि इसमें से अगर हम 100 पाई को स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 100 पाई बाहर आएगा और 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि 2 अंडर रूट के अंदर बचेगा। तो ये हमें जेड की वैल्यू मिल गई, यानी कि अब इस फॉर्मूले में पुट करें आई इज इक्वल टू, तो पीक वोल्टेज रख रहे हैं 100 पाई अंडर रूट 2 और अपन में जेड की वैल्यू कितना 100 पाई अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू देखिए ध्यान से, सब लोग कट जा रहे हैं तो बचेगा सिंपली 1 एम्पियर। तो इसका हमारा आंसर रहेगा 1 एम्पियर। तो इंटीजर में आप लिखेंगे कितना 1। क्वेश्चन नंबर 22 इज बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास इतना डेटा दे रखा है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है वो इतना होता है, लेकिन किसी मीडियम में चलेगा तो उसमें धीरे हो जाता है। तो उसके मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके कितने टाइम्स जो है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होगा, वही आपको इंटीजर वैल्यू में बताना है। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, c इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो है ऐसे करते हैं तो ये c की वैल्यू आ जाती है, एक छोटा सा डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन ये किसी यहाँ वैक्यूम के लिए हो रहा है, किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में उस मीडियम का परमिबिलिटी और उस मीडियम का परमिटिविटी ऐसा होता है, ठीक है। अब इसको मैनिपुलेट करेंगे इसके टर्म में, लेकिन ये जो सी है इसी को वी बोल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो वी मीडियम का है वो कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ वी। तो हमें जो है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज़ें पता रहना चाहिए कि म्यू आर इज इक्वल टू लिखते हैं हम म्यू नॉट बाई म्यू एन बाई म्यू नॉट, और इसी तरीके से एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू लिखते हैं एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं म्यू एम की जगह म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखेंगे, और ऐसे ही एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखेंगे। इन दोनों लोगों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी एम इज इक्वल टू लिखेंगे 1/अंडर रूट में ये चारों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ठीक है। जब दोनों लोगों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये चारों लोग इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर इसको ध्यान से देखिए ये तो वी लिखा हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू 1/v लिखा हुआ है, यही तो है इतना। लेकिन अगर यहीं डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर हम फंस जाएंगे,
यहाँ पे जैसा डेटा दिया उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो 1 अपन एक एक वैल्यू पुट करिए। म्यू नॉट की वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू म्यू आर की वैल्यू कितना, 10/पाई इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1/0.0085। डेटा ऐसे दिया हुआ कि आप सीधे सीधे इसको कट पिट कर सकते हैं। देखिए ये पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ऊपर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 0 से, और नीचे ध्यान से देखिए अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल गायब। अब ये क्या है, यहाँ से डबल जीरो गायब करिए, ये डबल जीरो इसको दे दीजिए, तो 885। कुछ हमने गलती किया है, ये बेसिकली ऐसे लिखा होगा, ठीक है, 008 लेट मी चेक। हाँ, हमें ऐसे ही दिया हुआ है 0.0885, ठीक है, 0.0885। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 885 लिखा हुआ है, और ये 2 जीरो इसको अगर दे दिए तो इसका मतलब ये हट जाएगा। अगर हट जाएगा तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दिए तो अब बचा क्या वो समझिए, लिखेंगे 1/√, में 4 बचा, और 10⁻, यह 1 और 3 जीरो, इस 3 जीरो को ये 10⁻³ बनाएगा, -9 बनाएगा, और ये -9 -7 से ऐड होके -16 बन जाएगा, 10⁻⁻16। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻8 और ये अपन में 2, यानी कि 1/2 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, वो इतना होता है। तो इसका मतलब हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे वी इज इक्वल टू, दोनों को अगर हम ऐसे v/m, ये v हो गया क्या, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, जो हमें पता है कितना, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और अपन में Vm कितना आया, 0.5, जिसे हम 1/2 लिखेंगे, इंटू 10 टू दी पावर कितना, 10⁸ अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखेंगे कितना, 6। तो इसका मतलब Vm इज इक्वल टू, हमने कुछ गलती कर दिया, ठीक है, V इज इक्वल टू 6 इंटू Vm लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के कितने टाइम्स ज़्यादा है, 6 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। यही हमें 6 जो है कैलकुलेट करना था, इंटीजर वैल्यू में 6 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बिलोंग्स टू मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल जिसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इतना है और मास दे रखा है, इतने मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये पहले से मैग्नेटिक फील्ड में था, ठीक है। अगर इसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी देते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे चलेगा और सर्कल को फॉर्म करेगा। तो सर्कल को कंप्लीट करने के बाद बार बार ये सर्कुलर पाथ पे ही चलेगा, तो इसी का आपको टाइम पीरियड बताना है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 2πm/क्यूब होता है। अगर ये नहीं आ रहा था तो आपका इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस तो याद ही रहना चाहिए, r इज इक्वल टू mv/क्यूब होता है। अगर हमें ये याद है तो हमें सर्कुलर मोशन में बताया जाता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v होता है। तो यहाँ r की वैल्यू पुट करिए, तो 2π और अपन में v, r की वैल्यू कितना, mv/क्यूब, mv/क्यूब
क्यू बी, अगर आप बी से बी कैंसिल आउट करते हैं तो 2πm बाई क्यू बी यही आपको मिल जाएगा, जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, इंटू मास की वैल्यू 16 माइक्रोग्राम, तो 16 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम हुआ, और 10⁻⁻3 करेंगे तो केजी होगा। ठीक है, तभी हम सेकेंड में पाएंगे, क्योंकि जब हमें सब चीज़ टाइम पीरियड में सब चीज़ एसआई यूनिट में पुट किया होगा तभी हमें टाइम पीरियड एसआई यूनिट में मिलेगा। अपन में Q इंटू बी, क्यू की वैल्यू कितना 1.6 माइक्रोकुलम इंटू 10⁻⁻6, और B कितना है, B हमारे पास 6.28 टेस्ला है। तो सब चीज़ एसआई यूनिट में पुट कर दी, अब सिंप्लीफाई करना है। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 100 से नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ये डेसिमल हट जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 8 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लोग इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे 10 से, तो ये गायब हो जाएगा और ऊपर 10 बचेगा, तो 10 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि t इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻3, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻2 सेकेंड आएगा, तो इसका वैल्यू कितना 0.01 सेकेंड आएगा। बट ये तो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो नियरेस्ट इंटीजर जो है हम देखेंगे 0, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर जो है 10 सेकेंड दिया था, इसलिए उनको बोनस करना पड़ा। वो हो सकता है कि यहाँ पे इनके साथ मिस्टेक हो गया, केजी अगर दे दिए रहते तो सब चीज़ सही चलता। ठीक है, लेकिन ये ग्राम में देने की वजह से हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पे हमारे पास 10 सेकेंड नहीं आया। ठीक है, तो ये जो है आपको करेक्ट आंसर निकालने आना चाहिए। तो 0 आंसर वैसे पुट करेंगे अगर उनके हिसाब से ये सही डेटा होता तो। ठीक है, question number 24 belongs to wave optics chapter, that is combination of YDSC and single slit experiment। इसमें हमें दिया हुआ है कि YDSC में जो मैक्सिमा का फॉर्मेशन हो रहा है वो 20 मैक्सिमा, यानी कि 20 मैक्सिमा जो है वो पूरा का पूरा कंटेन हो जा रहा है जब हम इसी सेटअप इसी वेवलेंथ के साथ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके एक सेंट्रल मैक्सिमा में सारे कंटेन हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं वो समझिए कि अगर हमारे पास सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता तो उसका जो है ऐसे कुछ लीनियर विथ होता, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमा का सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विथ। ठीक है, इस एक लीनियर विथ में मैक्सिमा के इसके 20 मैक्सिमा जो है इसमें कंटेन कर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लिखेंगे क्या वो समझिए, जो हमारे पास लीनियर विथ है W इज इक्वल टू, इसका W जो है इसके एक लेंथ को हम बीटा कहते हैं, एक लेंथ को हम बीटा कहते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉम्बिनेशन को या टू कंजुकेटिव मैक्सिमा को हम बीटा कहते हैं। तो इनका एक विथ W इज इक्वल टू 20 बीटा के बराबर है। ठीक है, वही हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो हमें बताना है कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट का विथ होगा वो कितना होगा। अगर आप a इज इक्वल टू इतने फॉर्मेट में लिखते हैं तो x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन में पता रहना चाहिए कि YDSC एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट का सेपरेशन जो होता है वो स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो सेपरेशन होता है उसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की वैल्यू हमें दे रखा है। अब हम ये वेवलेंथ हमें दे रखा है, हमें ये पता रहना चाहिए कि ये जो बीटा है फ्रिंज विथ हम कहते हैं। फ्रिंज विथ का मतलब ये टू कंजुकेटिव ब्राइट या टू कंजुकेटिव डार्क के बीच में जो सेपरेशन होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वन ब्राइट फ्रिंज एंड वन डार्क फ्रिंज, उसी को हम बीटा कहते हैं। तो वो बीटा का फॉर्मूला होता है d लैम्डा बाई d। ठीक है, YDSC में। अब जब हम बात करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बेसिकली इसको हम एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो ये जो लैम्डा बाई ए होता है इसको हम हाफ एंगुलर विथ कहते हैं। जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम एंगुलर विथ कहेंगे, हालांकि इसका काम नहीं है।
हमें इसका लीनियर विथ का काम है। लीनियर विथ का फॉर्मूला होता है 2d λ/a। ये a का मतलब यहाँ पे लीनियर विथ, सॉरी विथ ऑफ स्लिट होता है, विथ ऑफ स्लिट, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन जो है W हम जिसे बोल रहे थे उसे हम बीटा नॉट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बीटा नॉट की वैल्यू लिखेंगे और बीटा की वैल्यू लिखेंगे। बीटा नॉट कितना, 2d λ/a इज इक्वल टू 20 इंटू बीटा की वैल्यू कितना, d λ/d। तो जो कट रहे हैं उसको काट दीजिए, d लैम्डा कैंसिल आउट होगा, ये 2 से 10 टाइम में कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, a इज इक्वल टू d/10, a इज इक्वल टू d/10, और d आप अगर आप पुट करते हैं 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर को आप 10⁻³ करके मीटर बना दीजिए। अपन में 10 लिखेंगे, ठीक है। 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी, तो लिखिए ये मीटर में है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा इंटू 10⁻³ और अपन में 100 लिखेंगे और ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे नहीं, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 15 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, यही फॉर्मेट आपको दिख रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो ये x की वैल्यू 15 आएगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 इज बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, अपने डायमीटर के अबाउट में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका डेंसिटी अगर आप रो कंसीडर करते हैं तो ये आफ्टर सम टाइम अपने पार्टिकल को लॉस करने लग रहा है, यानी कि इसमें से पार्टिकल जो है निकलने लग रहा है, लेकिन ऐसे यूनिफॉर्मिटी से निकल रहे हैं कि ये जो इसका शेप है वो स्फेरिकल मेंटेन है। तो आपको बताना है कि जब इसका रेडियस r से r/2 हो जा रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो x टाइम ω1 हो जा रहा है, इसके x टाइम हो जा रहा है, तो ये x की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए ध्यान से देखिए कि इस पार्टिकल को निकलने के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स जो है कोई इन्वॉल्व नहीं रहता तो हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 वो फाइनल के बराबर होना चाहिए I2 और ω2 के बराबर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो याद रखना है आपको, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² होता है, अगर हॉलो होता है तो 2/3 होता है। तो सॉलिड यहाँ पे इसलिए 2/5 mr², लेकिन वो मास उसका नहीं दिया हुआ है, तो आपको मास के लिए क्या करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के लिए 4/3 πr³ लिखेंगे। तो अगर हम पहला वाला लिखते हैं I1 की बात करें तो m कितना, रो, वॉल्यूम कितना 4/3 πr³, ये हो गया हमारे पास क्या, I1 की वैल्यू हो गया, ऐसे हम ω1 लिखेंगे, लेकिन ये तो m हुआ, अभी हमें बेसिकली 2/5 mr² लिखना था, तो यहाँ पे हम 2/5 लिख देते हैं, ये m हो गया, और r कितना, r² होगा, ये I की वैल्यू हो गई, और इनटू में ω1, ठीक है। इसी तरीके से जब हम RHS में इसको लिखेंगे तो अब इसको ध्यान से देखिए, 2/5 तो रहेगा ही, और m के जगह अब इसका रेडियस r से r/2 हो गया है, तो डेंसिटी वही होगा, लेकिन 4/3 πr³ के जगह हम लिखेंगे r³/8, और इसमें ये m की वैल्यू हो गई, और r के जगह क्या लिखेंगे, r/2 का स्क्वायर, यानी कि r²/4, और इनटू में ω2। ये आपको समझ में आ गया होगा कि I1 की वैल्यू इतना हो गया, ω1 हो गया,
I2 की वैल्यू इतना हो गया क्योंकि रेडियस r से r/2 हो चुका है, और इंटू ओमेगा 2। जितने लोग कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, डेंसिटी 2/5 रो कैंसिल आउट, 2/5 रो कैंसिल आउट, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, r पे पावर 5 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू r पे पावर 5 अपन 32 इंटू ओमेगा 2। ये भी कैंसिल आउट, और लिखेंगे कितना, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 32 ओमेगा 1। इसका मतलब कंपेयर करेंगे इस फॉर्मेट से तो आपको x की वैल्यू जो है 32 मिलेगा, जो आप इंटीजर में यही आंसर लिखेंगे।